नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे NIOS की समरी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड यूनिट। हम कोशिश ये करेंगे कि हर एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करते हुए जाएं। तो आज हम सेकेंड यूनिट करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली सेकंड, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, दुर्गाबाई देशमुख समिति, कोठारी आयोग और यशपाल समिति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को भी इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले फटाफट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, लास्ट क्लास जो थी, उनको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका, कि क्या क्या हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा। फटाक से रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। हमने सबसे पहले क्या देखा? मैकाले मिनट्स देखा। मैकाले मिनट्स कब आया था? मैकाले मिनट्स जो आया था वो 1935 में आया था। इसके बाद मैकाले मिनट्स के इस पूरे को पढ़ने के बाद वुड्स डिस्पैच देखा। कब आया? 1853 का चार्टर एक्ट था और वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। किस उद्देश्य के साथ? व्यापक शिक्षा प्रणाली और संगठनात्मक संरचना के साथ। बस फटाफट रिवीजन कर लेंगे। फिर आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया था कब? 1882 में। और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा का व्यावसायीकरण। दो धाराओं को लेकर आया था ये। फिर आया विश्वविद्यालय आयोग 1902, मतलब 1902 में आया था, 1904 में पारित हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग ने क्या बोला था कि जो छोटे स्कूल हैं वो विश्वविद्यालय के अंदर काम करेंगे। सेटलर आयोग आया, इंटरमीडिएट कॉलेज की बात करी। सेटलर आयोग के बाद हार्टग समिति आई 1929 में। ये सिर्फ इसलिए आया था हार्टग समिति, भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्तर देखने के लिए कि भारत में शिक्षा किस तरह की चल रही है। फिर सप्रू समिति आई, विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लेकर आया। इसके बाद ओबर्ट बोर्ड प्रतिवेदन आया। ओबर्ट बोर्ड प्रतिवेदन के बाद फिर सार्जेंट रिपोर्ट आती है। सार्जेंट रिपोर्ट पहली ऐसी रिपोर्ट होती है जिसने शिक्षा के सर्वांगीकरण की बात करी, यानी कि शिक्षा के हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए बात करी। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ इसमें आ जाएंगी। कौन कौन से आयोग बने, वो सारे आयोग इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट को। थोड़ा सा पेन रखेंगे हम रेड कलर का। चलिए, अनुच्छेद 45 का जिक्र करा हुआ है। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? अनुच्छेद 45 ये बोलता है कि यह सरकार का दायित्व होगा संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर देश के सभी बच्चों को, जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 45, यानी कि आर्टिकल 45। और ये आर्टिकल ऐसे ही आपको याद हो ही जाएंगे। जब हम ये सारी यूनिट्स कवर करेंगे तो हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिल ही जाएगा कि इस आर्टिकल में ये बोला, इस आर्टिकल में ये बोला। तो वहां से हमारे सारे आर्टिकल कवर हो जाएंगे। आर्टिकल 45 में इतना है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर हर एक बच्चा जो 14 वर्ष का नहीं हो जाता, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए कुछ शिक्षा आयोग या कुछ समितियां बनी। कौन कौन सी समितियां बनी? सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग आया 1948-49 में। मुदालियर आयोग 1952। दुर्गाबाई देशमुख समिति, ये दुर्गाबाई देशमुख समिति आई थी महिलाओं की शिक्षा को लेकर 1958 में। फिर आया कोठारी आयोग 1964 से 66 तक चला। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसके बाद तो ये तो आयोग थे, लेकिन जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था वो कब आया था? 68, 86, 92 और 2005 में। तो 4 बार NCF आ चुका है, 68, 86, 1992 और 2005 में। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो ये सब छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, राधाकृष्णन आयोग से। सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग पढ़ेंगे। राधाकृष्णन आयोग कब आया था? 1948-49 में आया था, मतलब कि देश की आज़ादी के जस्ट बाद राधाकृष्णन आयोग आ गया था। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में ही ये आया था। इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा गया। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो विद्यालय शिक्षाएं हैं, विद्यालय शिक्षाओं की समस्याओं पर विचार कौन करेगा? जो विश्वविद्यालय आयोग है वो करेगा, यानी कि विश्वविद्यालय ही डिसाइड करेगा कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। जो छोटे विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हो गए, प्राथमिक हो गए, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होगा, तो इनका बारे में जो भी डिसीजन लेने का काम होगा वो विश्वविद्यालय का आयोग होगा। क्लियर? देश में उच्च शिक्षा के समन्वय के लिए इस आयोग ने विद्यालय अनुदान आयोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC जिसे हम आजकल बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब हमारा विश्वविद्यालय आयोग आया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, उसी के टाइम पर की गई थी, या आप बोल सकते हैं उसी की सिफारिश पर की गई थी UGC की स्थापना। तो हमें 2 पॉइंट याद रखना है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के बारे में। एक तो ये कि ये विश्वविद्यालय आयोग था, दूसरा ये कि यूजीसी का गठन भी इसी की सिफारिश पर हुआ है। क्लियर, बस 2 पॉइंट याद रखना, यही बहुत है। फिर आया 1952 में मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग आया 1952 में। इसका उद्देश्य क्या था? ये था वास्तविक माध्यमिक शिक्षा का आयोग। देखिए, वो आ गया विश्वविद्यालय आयोग, तो उन्होंने विश्वविद्यालय को संभाल लिया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा को भी संभालने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो इसके बाद लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये इसके अध्यक्ष थे, ये लेकर आए माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा है उस शिक्षा का सही तरीके से विकास हो पाए। ठीक, इन्होंने अध्यापकों को 2 प्रकार की संस्थाएं बताई कि अध्यापक की शिक्षा भी होना चाहिए, जिस तरह से बच्चों की शिक्षा आवश्यक है, टीचर की शिक्षा भी जरूरी है। तो 2 तरह की शिक्षा बताई। एक तो वो जैसे कि किसी को प्राथमिक अध्यापक बनना हो, ऐसे टीचर होंगे जिन्होंने सिर्फ 12th पास करा हो या सिर्फ 10th पास करा हो, इनके लिए 2 वर्ष का कार्यक्रम रखेंगे, 2 वर्ष की इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं रहेंगी, इनके लिए 1 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? तो प्राथमिक अध्यापकों के लिए 2 वर्ष का और माध्यमिक अध्यापकों के लिए 1 साल का। किसमें बोला गया था? मुदालियर आयोग में बोला गया था। ध्यान रखिएगा, आयोग से रिलेट करके चीजें याद रखना। ऐसा नहीं कि यार अभी तो कोई सा 2 वर्ष का होता है, कोई सा 1 साल का होता है, कोई से 6 महीने का होता है, कोई से 4 साल का हो रहा है, वो सब चीजें बाद में आएंगी। जो बीएससी प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड करते हैं ना, 4 साल में बीएड की डिग्री मिल जाती है आपको, यूजीसी की डिग्री भी, आपको यूजी की डिग्री मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे, बस आप बने रहो क्लास में। इस आयोग ने आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की जबरदस्त सिफारिश की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवासीय सुविधाओं और निःशुल्क प्रशिक्षण की बात मुदालियर आयोग में की गई, माध्यमिक शिक्षा की बात मुदालियर आयोग में की गई। तो 2 आयोग हो गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग किसकी बात की? विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करी, यूजीसी का गठन किया। मुदालियर आयोग ने किसकी बात की? माध्यमिक शिक्षा की बात करी। फिर आते हैं माध्यमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, सॉरी महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति आई 1958 में। दुर्गाबाई देशमुख इसकी अध्यक्ष थी, यही इसको लेकर आई थी। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, जो महिलाओं की शिक्षा थी उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा था, उनकी शिक्षा में विकास नहीं हो पा रहा था। तो दुर्गाबाई देशमुख जो है वो महिलाओं पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं की शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, विद्यालयों में किस किस तरह की सुविधाएं होना चाहिए, क्यों ड्रॉप आउट करती हैं या फिर जो गर्ल्स हैं वो स्कूल क्यों नहीं जा रही, इनके कारणों का पता लगाया जाए। ठीक, तो ये जो 4-5 लाइन जो हाईलाइटेड है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान रखिए। तो जिसकी समिति दुर्गाबाई देशमुख थी। एंड हाँ, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक बात बोली थी कि जो मिडिल स्कूल है, माध्यमिक शाला है, वहां पर तो सहज शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सहज शिक्षा की व्यवस्था मतलब कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक ही स्कूल रहे मिडिल स्कूल पर। लेकिन जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए एक अलग से विद्यालय बनाए जाए। कैसे विद्यालय? जहां पर विविध प्रकार की पाठ्यचर्या हो और लड़कियों के लिए एक उपयुक्त वातावरण हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या बनाई जाए। क्लियर? तो इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही निकल कर आता है, इन्होंने बोला कि माध्यमिक लेवल पर, यानी कि जो मिडिल लेवल है, वहां पर तो सहज शिक्षा हो, सबको साथ में पढ़ाया जाए, बट हाई स्कूल पर अलग से स्कूल बना दिए जाए और वहां पर थोड़ा सा करिकुलम जो है वो भी थोड़ा महिलाओं के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाए। ठीक, फिर आया कोठारी आयोग। ये बहुत जबरदस्त आया था 64 से 66। इसके बाद ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। तो कोठारी आयोग आया 1964-66 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? दौलत सिंह कोठारी इनका नाम है, शायद कहीं लिखा होगा, इसमें कहीं तो लिखा होगा, चलो। डीएस कोठारी की अध्यक्ष में ये आया था। इन्होंने ये बोला कि ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें शिक्षा के सभी पक्ष व क्षेत्र सम्मिलित हो, यानी कि टीचिंग के, लर्निंग के हर एक एस्पेक्ट, एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट्स को आप इंक्लूड कर लो इसमें। 1964 में भारत सरकार ने डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा का आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के विकास में सभी स्तरों व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियां तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना था। मतलब कि ये जो आयोग रहेगा ये सरकार को कंसल्ट करेगा, उन्हें सलाह देगा कि आप इस तरह से अपनी शिक्षा नीति को बनाओ। ठीक है, इन्होंने 7 टास्क फोर्स के बारे में बात करी, 7 कार्य समूह की बात करी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। आयोग की नज़र में शिक्षा क्या है? तो दौलत सिंह कोठारी आयोग की नज़र में शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का तथा विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का एक मुख्य साधन होती है। तो ये कुल मिलाकर क्या बात हुई
ये शिक्षा की परिभाषा हो गई किसके आधार पर, दौलत सिंह कोठारी आयोग जो आया था, कोठारी आयोग के आधार पर। क्लियर। लोगों को राष्ट्रीय विकास में भागीदारी बनाना चाहिए, रिपोर्ट का यही आधार था। इन्होंने कुछ संस्तुतियां दी कि क्या क्या काम होना चाहिए। पहले तो ये बोला कि उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा हो, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे कुछ प्रोडक्टिव निकल कर आए। इन्होंने उद्योग एंड कृषि पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करा। वैज्ञानिक प्रौद्योगिक यानी कि टेक्निकल चीज़ों में, इन टेक्निकल चीज़ों को बढ़ाने की बात करी। आधुनिकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा, मतलब कि टीचिंग ऐसी होना चाहिए जिससे आजकल जो कुछ चल रहा है, जो भी नवाचार चल रहा है, उसको और ज़्यादा एक्सीलरेट किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। जैसे कि अभी टेक्निकल का टाइम चल रहा है, हर काम ऑनलाइन आ रहा है, तो शिक्षा ऐसी दें कि इसे और बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि इससे दूर हो जाए कि यार ऑनलाइन काम बेकार है, सब ऑफलाइन था वही अच्छा था। इसे बढ़ाने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन के लिए शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाए, सभी लोग मिलजुल कर रहें, सभी पूरे भारतवासियों को एक समझा जाए। क्लियर। किसी एक चीज पर ही फोकस नहीं किया जाए। इंक्लूजन के लिए शिक्षा, इंक्लूजन मतलब कि ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण जिसमें सब कुछ शामिल करे, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को शामिल हो। आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी की किताब है, उन किताबों को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि उसमें हर धर्म, हर जाति के लोगों के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन आ ही जाता है। यहाँ तक कि हर एक राज्य के बारे में डिस्कशन आ जाएगा। जैसे अगर हम ईवीएस की किताब के बारे में बात करें तो लद्दाख की कहानी भी है, गुजरात की कहानी भी है, तमिलनाडु का जो मदुरई जिला है उस जिले तक की भी कहानी है, और इधर हम बात करें नागालैंड की स्टोरी भी है। तो पूरे भारत को कवर करके रखा है उन्होंने। कोठारी रिपोर्ट भारतीय शिक्षा की एक पांडित्यपूर्ण समीक्षा, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। इन्होंने फिर यही बोला कि धर्म, जाति आधार के आधार पर बिना किसी पक्षपात के सभी को शिक्षा दी जाएगी। इन्होंने नेबरहुड विद्यालयों की बात करी। नेबरहुड यानी कि प्रतिवासी विद्यालय जो पास में ही हो, दूर ना हो ज़्यादा। मातृभाषा की बात करी इन्होंने भी कि मातृभाषा के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना, और यदि कोई सहायता प्राप्त विद्यालय मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिक्षा देता पाया गया तो उसकी राजकीय सहायता बंद कर दी जाएगी। अब ये क्या बात है? ये बात ये है कि यार चलो मान लो कि एक राजस्थान का स्कूल है। अब राजस्थान में जो शिक्षा दी जाएगी या तो राजस्थानी में दी जाएगी या फिर हिंदी में दी जाएगी। राजस्थानी जो भाषा है उसमें शिक्षा दो आप, जो प्राथमिक शिक्षा है, या फिर आप हिंदी में दो। मान लो वो किसी और लैंग्वेज में शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी भाषा जो वहाँ के लोग जानते नहीं है, मान लो फ्रेंच में दे रहे हैं, जो और भी भाषा होती है, अरबी, तुर्किश वगैरह जो होती है, उन लैंग्वेज में शिक्षा दी जा रही है, या फिर इंग्लिश को ही मदर टंग की जगह यूज़ किया जा रहा है, तो उसको राज्य की सहायता देना बंद कर दिया जाएगा, कि उस स्कूल की मान्यता खत्म कर दी जाएगी फिर। ठीक है, ये बात की गई यहाँ पर। सामूहिक विद्यालय प्रणाली को 10 वर्ष की अवधि में पाक्षिक रूप से लागू करना, प्रारंभिक चयन प्रक्रिया, ट्यूशन शुल्क, कैंप, मतलब जितने भी चीज़ें लगती है ना स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, सबको कम करना, और धीरे धीरे ये चीज़ कम करते करते हटाई दी जाएगा कि ट्यूशन शुल्क नहीं लोगे आप, ट्यूशन फीस नहीं लोगे आप बच्चों से, एंड कैपिटेशन शुल्क नहीं लोगे, मतलब बच्चा एडमिशन लेकर आ रहा है किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा पर बल दिया गया, जो टीचर हैं वो थोड़े से क्वालिटी टीचर होना चाहिए, क्योंकि टीचर को में क्वालिटी होगी तभी तो बच्चों में क्वालिटी आएगी। क्लियर। फिर आती है ये तो कोठारी आयोग हुआ। फिर यशपाल समिति आती है 1992 में। अच्छा, बीच में जो एनसीएफ रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति रहेगी, वो आगे आने वाली है। तो अभी हम सिर्फ समितियों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखा राधाकृष्णन समिति, उसके बाद देखा मुदालियर आयोग, फिर दुर्गाबाई देशमुख समिति, कोठारी आयोग, फिर आती यशपाल समिति 1992 में। इस शिक्षा ने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो करी है वो सिर्फ यही करी है कि बोझ की समस्या, इन्होंने बोला लर्निंग विदाउट बर्डन, शैक्षणिक बोझ को कम करना इनका मेन उद्देश्य यही था। इन्होंने ये बोला है, क्या बोला इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, कि चल क्या रहा है, ज्ञान का विस्फोट चल रहा है, कैचिंग अप पक चल रहा है। कैचिंग अप मतलब कि ये डिग्री भी पकड़ लो, ये डिग्री भी पकड़ लो, ये डिग्री भी कर लो, ये डिग्री भी कर लो, सारी डिग्री इकट्ठी कर लो। लेकिन डिग्रियां तो इकट्ठी हो गई, लेकिन तुम्हें आता क्या है, नॉलेज किस चीज़ का है, वो भी तो होना चाहिए ना। तो नॉलेज की जगह सिर्फ डिग्रियों पर फोकस किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला डिग्रियों को हटाओ, इस सबको हटाओ, हमें लर्निंग विदाउट बर्डन पर काम करना है, यानी हमें कम से कम किताबों का यूज़ करके बच्चों को सिखाना है। फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली यहाँ पर कि समिति ने प्रतिस्पर्धाओं तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने को हतोत्साहित किया,
क्लास में कोई एक बच्चा टॉपर आया, उससे प्राइज मिल गया, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। इसको इन्होंने बोला है कि इस चीज़ों को कम करना चाहिए, इनकी जगह हमें ग्रुप लर्निंग को फोकस करना चाहिए। मतलब कि सहयोग, सामूहिक क्रियाकलाप, सामूहिक उपलब्धि, यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रुप फर्स्ट आए, उसको प्रोत्साहित करो आप करने की सिफारिश की, क्योंकि इससे विद्यालय में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। पूर्व बालिका शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। यानी कि पूर्व बाल्यकाल जब आप बच्चों को एडमिशन दे रहे हो, तो एडमिशन के लिए ना तो आप कोई टेस्ट लोगे, ना ही कोई आप बच्चे का एग्जाम लोगे, आप डायरेक्ट उसे एडमिशन दे दोगे। कब? पूर्व बाल्यकाल, यानी कि जब बच्चा स्कूल स्टार्ट ही कर रहा है। अब बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेने गए, आपने वहीं पर उससे कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, क्या बताएगा? अभी तो वो शुरू कर रहा है ना स्कूल, बाद में फिर आप ले सकते हो। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में गृह कार्य जहां भी अनिवार्य हो, गैर पाठ्य पुस्तकीय होना चाहिए। जो मैंने बोला था, इन्होंने बोला कि पाठ्य पुस्तक का कम से कम यूज करना है, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई जो आप गृह कार्य दोगे ना, होमवर्क, वो गैर पाठ्य पुस्तकीय होना चाहिए, मतलब पुस्तक से बाहर का होना चाहिए, उसके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर पुस्तक की आवश्यकता होती है तो चक्रीय आधार बना दो उनका। चक्रीय आधार मतलब आप बांट दो कि मंडे को आप मैथ्स की बुक से होमवर्क मिलेगा, ट्यूसडे को साइंस की बुक से होमवर्क मिलेगा, वेडनेसडे को इस बुक से मिलेगा, थर्सडे को इस बुक से मिलेगा। कुछ इस तरह से उनको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, क्लासीफाई कर दो। तो ये किसने बोला? यशपाल समिति ने बोला। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यशपाल समिति। मेन फोकस किस पर था? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक। भाषा के बारे में इन्होंने बोला कि भाषा शिक्षण किस तरह का हो? भाषा शिक्षण में आम प्रयोग में आने वाले मुहावरे हों, कहानियां, कविता हों, देश से रिलेटेड एंड देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के प्रति जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विज्ञान के बारे में बताया कि विज्ञान में प्रयोग किया जाए, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर विश्लेषणात्मक चिंतन का प्रावधान हो। सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया कि पाठ्यचर्या में इतिहास, भूगोल के ज्ञान के अतिरिक्त हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों के प्रकारों का दर्शन और उनकी प्रविधि प्रवर्तित होनी चाहिए। यानी कि बात यह कि पहले क्या होता था कि सिर्फ इतिहास पढ़ा दिया जाता था और भूगोल पढ़ा दिया जाता था सामाजिक विज्ञान के अंदर। इन्होंने बोला कि इतिहास, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जो राजनीति चल रही है, जो सामाजिक दृष्टिकोण चल रहा है, उसे भी इंक्लूड करो, जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसे भी इंक्लूड करो। ठीक है, अब इनका पुराना तो इंक्लूड करो, लेकिन इनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, उसे भी आपको इंक्लूड करना है। क्लियर है? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये जो पॉइंट है ना, यहां से क्वेश्चन आया है 2018 में। क्वेश्चन पेपर है शायद या तो 30 अक्टूबर वाला क्वेश्चन पेपर था या फिर 30 सितंबर वाला था। अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, 30 सितंबर या 13 अक्टूबर वाला क्वेश्चन था। वहां से क्वेश्चन आया यहाँ से कि कक्षा 6 से 8 तक का जो इतिहास रहेगा उसके सिलेबस में आप क्या रखोगे? इसके इतिहास के सिलेबस में आपको स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए विकास पर बल दिया जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में समसामयिक अध्ययन को प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए, मतलब कि न्यू चीजें लेकर आओ, उसमें पुराना तो है, साथ में नया भी इंक्लूड करो। भूगोल में भी समसामयिक यथार्थता के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में क्या कंडीशन चल रही है, जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या चल रही हैं, उन्हें इंक्लूड करके पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। समिति ने एक और विचार क्या बोला कि गांव, खंड, जिला स्तर पर शिक्षा की समिति बनानी चाहिए जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों की योजनाओं का पर्यवेक्षण का दायित्व ले सके। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मानदंड कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टर मार्क कर देता हूँ। इन्होंने कुछ गुणवत्ता मानदंडों के बारे में बात करी कि विद्यालय ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, समाज में प्रतिशतता, उपलब्धि प्रतिशतता और अध्यापकों की तैयारी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा। अध्यापकों की तैयारी, अध्यापन विधि, शैक्षणिक सहायता उपयोग, इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, PDF मिल जाएगा आपको। इन्होंने क्या बोला अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में? ये बोला है कि इस कार्यक्रम की अवधि स्नातक डिग्री के पश्चात 1 वर्ष, यानी कि जिसने स्नातक डिग्री कर ली है, जो अंडर ग्रेजुएट है, वो उन्हें 1 वर्ष की डिग्री दी जाएगी, 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जिन्होंने सीनियर या हायर सेकेंडरी की है, यानी कि जो 12th पास है, उन्हें 3 वर्ष की डिग्री करना पड़ेगा या 3 वर्ष का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। तो जो कौन से हैं जिन्होंने यूजी कर रखा, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, उन्हें 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिन्होंने ओनली अभी 12th पास आउट है, उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? इस कार्यक्रम की विषय वस्तु को पुनः संरक्षित किया जाए और बाकी ये सब ठीक है, देख लेने से। तो अब आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जो आयोग थे वो सारे आयोग हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम NPE पढ़ेंगे, नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब कब आई? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। भाई 1967 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले क्या आया था? इससे पहले आया था कोठारी आयोग। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964-66 में। तो भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 किस पर आधारित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस पर आधारित रहेगी? कोठारी आयोग पर आधारित रहेगी। इसमें पॉइंट कहां से आएंगे? कोठारी आयोग से आएंगे। यह कौन सी थी? यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो कि 1964-66 के शिक्षा आयोग से संबंधित थी। उद्देश्य क्या था? 14 वर्ष तक के बच्चे, ये 14 है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा तक का लक्ष्य पूर्ण करना है, बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना है। फिर ये पॉइंट सिंपल ही है, शिक्षा तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, अध्यापकों की स्थिति कैसी है, अध्यापकों को क्वालिटी अध्यापक चाहिए। भाषाओं का विकास, भाषाओं के विकास के बारे में इन्होंने बोला माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला। जैसे कि मैं हमारे एमपी की बात करूं, 3 भाषाओं में चलती हैं हमारे एमपी में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और किसी हम अदर देश की बात करें, जैसे कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक, चलो कर्नाटक ही कर लेते हैं। कर्नाटक में क्या क्या चलती होंगी मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं है कि वहाँ पर एक तो कन्नड़ चलेगी जो कि उनकी मातृभाषा रहेगी, फिर एक इंग्लिश चलेगी जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, फिर वो एक हिंदी चला सकते हैं। ठीक, महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पर एक मराठी चलेगी, एक हिंदी चलेगी, एक इंग्लिश चलेगी। ठीक है, और हिंदी की जगह मीन्स एक मॉडर्न लैंग्वेज चलाना है। एक तो आप मातृभाषा चलाओ, सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश चलाओ, थर्ड प्लेस पर आप कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज चला सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से शैक्षिक अवसरों का समकरण, यानी कि सभी को समान रूप से शैक्षिक अवसर मिले, हर वर्ग का व्यक्ति, हर एक वर्ग के व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की। ठीक है, साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचलित करना। प्रौढ़ शिक्षा मतलब कि जो एडल्ट एजुकेशन है उसको भी बढ़ाया जाए। पुस्तकों का उत्पादन, भाई बुकें दी जाएं। खेलकूद और क्रीड़ा को भी शामिल किया जाए। अंशकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम भी किया जाए। ठीक है, तो ये सब पढ़ने वाले बात है। तो बस इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। मेन पॉइंट क्या है? त्रिभाषा फॉर्मूला याद रखना है और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा याद रखना है। बस एग्जाम में आएगा तो यही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये किस पर आधारित थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी ये पूछ लेगा, 1968 थी। कौन से आयोग पर आधारित थी? कोठारी आयोग पर आधारित थी। बस फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें 10 सार तत्व के बारे में बात की गई। 10 सार तत्वों के नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बस इतने याद रखना है। 10 सार तत्वों की बात कस में की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। ठीक है, अच्छा, कुछ सामान्य सारे तत्वों को 2 भागों में बांटा गया था, सामान्य और जटिल। सामान्य सार तत्व कौन कौन से थे? इसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इतिहास, संवैधानिक दायित्व, विषय वस्तु जो राष्ट्रीय पहचान के घोतक है, इन्हें शामिल किया जाएगा। क्लियर? ये सामान्य चल रही क्या? अच्छा, ओनली सामान्य के बारे में बात करिए। ठीक है, ताकि भारत की सर्वनिष्ठ संस्कृति, समाजवादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लिंग समानता, सबको शामिल कर लिया जाए। सामान्य सार तत्व में समाज में जो जो भी चीजें हैं उन सबको इंक्लूड कर लिया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, आपकी धर्मनिरपेक्षता हो गया, जाति हो गई, लिंग हो गई, पर्यावरण संरक्षण हो गया, समाज में बाधाएं वो हो गई, छोटे परिवार, बड़े परिवार, मानक पालन पोषण, सब कुछ शामिल कर लिया जाए। यह था आपका सामान्य सार तत्व के अंदर। ठीक है, सामाजिक परिवेश के माध्यम से जनगणना हो, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इसके लक्षण थे, इस नीति के प्रमुख लक्षण दिए हुए हैं कुछ। इन सभी लक्षणों को हमें एक एक बार रीड करना है। सामान्य शैक्षिक संरचना, 10 अभियांतर तत्व दिए, सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर, प्रौढ़ शिक्षा का प्रोत्साहन, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गए यहाँ पर, अधिगम के न्यूनतम स्तर जिन्हें मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बोला जाता है कि इस लेवल तक तो बच्चे को चीज़ें आना ही चाहिए अगर वो 5th क्लास में आ गया है तो। गति निर्धारक नवोदय विद्यालय, शिक्षा का व्यावसायीकरण, अध्यापक की स्थिति को बढ़ाना और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना शिक्षा में उत्तरदायित्व। ये कुछ क्या है? 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद इसे 1992 में संशोधित कर दिया गया। 1992 में एक और शिक्षा नीति आ जाती है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में दिया नहीं कि 1992 की शिक्षा नीति क्या थी। बस ये है कि जो जो भी कमियां थी उनको 1992 में सुधार दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के सरोकार मतलब कि समस्याएं क्या क्या थी प्रारंभिक शिक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे एडमिशन क्यों नहीं ले रहे थे, पढ़ क्यों नहीं रहे थे? तो मेन समस्या थी निम्न पंजीयन, कि वो एडमिशन लेने ही नहीं आ रहे थे। भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजा ही नहीं रहे थे स्कूल में।
फिर क्या था दूसरी समस्या कि बीच में विद्यालय छोड़ना, ड्रॉप आउट। कोई बच्चा 5th क्लास तक पढ़कर ड्रॉप आउट हो जाता है, कोई 8th तक पढ़कर विद्यालय छोड़ रहा है, कोई सिर्फ 1-2 क्लास पढ़कर ही विद्यालय छोड़ देता है। समस्या कुछ भी हो सकती है, घर की समस्या हो सकती है, घर संभालने की समस्या हो सकती है, छोटे बच्चे, बाल श्रम हो सकता है, बच्चे काम पर चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अध्यापकों की प्राप्ति के लिए राज्य के दिशा निर्देशों के कारण कठिनाई हो रही है। राज्य के दिशा निर्देशों के कारण कठिनाई का मतलब कि भाई ग्रामीण विद्यालयों में राज्य ने कुछ कंडीशन बनाई कि यार टीचर इतना क्वालिफाई होना चाहिए, तब हम उसे एडमिशन, मतलब तब वो टीचर बन पाएगा। तो इसके चक्कर में कई बार कई गाँव में टीचर ही नहीं मिल पा रहे थे उस लेवल के कि यार जो वहां पर जाकर पढ़ा सके। ठीक है। संचार, सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण, ये सिर्फ पढ़ने वाले पॉइंट है। 8 वर्षीय आरंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना, ये समझ लो थोड़ा सा, यहाँ से एग्जाम में इधर उधर से क्वेश्चन बनकर आई जाते हैं। देखिए 10+2+3 वाली प्रणाली अभी चल रही है, हालांकि अभी NPE 2020 आ गया है जिसमें ये सब कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन अभी तक तो 10+2+3 है। अब पढ़ेंगे इसमें क्या क्या था। प्रारंभिक स्तर में कितने वर्ष हैं? प्रारंभिक 5 वर्ष। 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक होगा और 2 वर्ष का उच्च विद्यालय होगा। ये आगे आपका कौन सा? 1 से 5। 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक आगे आपका 6 से 8 और 2 वर्ष का उच्च विद्यालय, ये आगे आपका 9 to 10। क्लियर है बात? तो ये होगा हमारे 5 + 3 + 2, तो ये होगा हमारे शुरुआत के 10 वर्ष। इसके बाद फिर आप 2 साल किस में जाओगे? आप जाओगे हायर सेकेंडरी में, यानी कि 12th में। फिर आपका 3 साल का रहेगा ग्रेजुएशन। ठीक है, ये पूरी तालिका बनी हुई है, इसे एक बार देख लेना। यहाँ से इधर उधर से घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिक्षा प्रणाली की संरचना क्या है। फिर आती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़े? हमने शिक्षा के आयोग पढ़े। आयोग के बाद फिर क्या पढ़ी? फिर हमने NPE पढ़ी, NEP पढ़ी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब हम पढ़ेंगे NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी कौन सा चल रहा है? 2005 वाला चल रहा है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अब जो NCF 2005 आया, इसमें किस किस को इंक्लूड करा गया, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले थोड़ा सा हम इसका स्टार्टिंग देख लें कि इसे एक साधन के रूप में माना गया रूपरेखा निर्माण करने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA ने 14 वर्ष के बच्चों को सार्वत्रिक नामांकन तथा सार्वत्रिक अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदाहरित लाया इसे, और ये एक बाल केंद्रित उपागम था, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई। ठीक, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है? NCF 2005 से रिलेटेड है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किससे रिलेटेड है? NCF 2005 से रिलेटेड है। शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना किससे रिलेटेड है? NCF 2005 से संबंधित है। NCF 2005 किस किस चीज से आया? तो NCF 2005 में मुदालियर आयोग, 1952 कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 1975, 88 और 2000 का पुनर्अवलोकन किया गया। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि जो NCF है वो 4 बार आ चुका है। सबसे पहले NCF आया था 1975 में, फिर उसके बाद आया 1988 में, फिर आया 2000 में और फिर आया NCF 2005 में। तो ये NCF आया है 4 बार। ठीक, इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन जो कब प्रकाशित हुई थी? 1993 में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट की बात किसने करी थी? यशपाल समिति ने सबसे पहले बात करी थी कि बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए, और इसको प्रकाशित कब किया गया? रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित की गई ये रिपोर्ट। क्लियर है बात? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से सहायता ली। कुल मिलाकर NCF 2005 जब आया, तो NCF 2005 आने से पहले जितने भी आयोग आए, जितनी भी शिक्षा नीति आई और जितने भी NCF आए, उन सबकी सहायता ली गई NCF 2005 को बनाने में। इसलिए ये इतनी अच्छी तरीके से बना हुआ है कि लगभग 15 साल से चलता हुआ आ रहा है। क्लियर है? इसमें एक ऐसी रूपरेखा जिसमें अध्यापकों के अनुभूतियां चुनने की देने के लिए स्वतंत्र है, उनके दृष्टिकोण से अच्छे अधिगम के लिए उपयोगी है। ये सब पढ़ने का एक बार पढ़ लेना, कुछ इसमें है नहीं। सृजनात्मक क्रिएटिविटी के बारे में बात किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये दिशा निर्देश है। ये ठीक है, कहीं कहीं मुझे लगेगा तो मैंने इंग्लिश का ऐसा यूज़ करा, जैसे कहीं शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म नहीं है, तो मैंने फुल फॉर्म इस तरह से लगा के लिखा इंग्लिश में। तो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल थे। 4 गाइडिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट? कि विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबद्ध करना।
कि जो लर्निंग है वो स्कूल तक ही सीमित ना रहे, स्कूल के बाहर से भी ले जाना, बाहरी जीवन से जोड़ना। सुनिश्चित करना कि अध्येता मतलब कि जो बच्चा है वो लर्नर है, वो छात्र अध्येता रटेंट विधियों से दूर रहे, सिर्फ रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना, रटने को दूर रखना है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार संवर्धित करना कि ये पुस्तक से आगे जा सके, हमें पुस्तकों से आगे जाना है, हमें सिर्फ बुक्स तक ही सुकड़ कर नहीं रहना, हमें बहुत आगे तक जाना है, किताब के बाहर सोचना है। कुल मिलाकर बात यह है। परीक्षाओं को लचीला बनाना, जो एग्जामिनेशन सिस्टम वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें चेंज किया जा सके। क्लियर। तो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए। शिक्षा को विद्यालय से बाहर लेकर जाना, रटंट रोट मेमोराइजेशन को हटाना, बुक के बाहर सोच पाना, और जो परीक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाना, यानी कि फ्लेक्सिबल बनाना। इसके बाद आते हैं प्रश्न पूछने, बच्चों में प्रश्न पूछने, भाग घटना जोड़ने में आपको सहायता करना है। ये सिर्फ पढ़ने का है। मातृभाषा शिक्षा को माध्यम को बल देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला की इन्होंने अनुशंसा की है। भाषा अधिगम का क्या है? मूल है। मूल मतलब कि मेन तो भाषा ही है लर्निंग के लिए। जब तक बच्चे को लर्निंग नहीं आती ना, तब तक बच्चा सीख नहीं सकता। तो लैंग्वेज को मेन माना गया कि लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्या बताया गया यहाँ पर कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान 3 ऐसे विषय हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो उस टाइम तक ये, उस रिपोर्ट के हिसाब से 50% बच्चे ऐसे थे जो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में फेल हो जाते थे। विज्ञान अध्यापन को पाठ्यचर्या में प्रयोग पर आधारित बताया कि प्रयोग के आधार पर आप विज्ञान को पढ़ाओ। कंप्यूटर प्रयोगों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। मैथ्स कुछ लर्निंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि गणित अधिगम से बच्चे में चिंतन करने, तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैथ्स ऐसा हो कि चिंतन, तर्क को बढ़ावा मिले। अमूर्त संप्रत्तियों की कल्पना करने, संचालित करने, समस्याओं का निर्माण करने और उनका समाधान करने की योग्यता आना चाहिए। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समस्या का निर्माण करना और समाधान करने की योग्यता। ये CSSB 2018 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है। ये लिखा था कि समस्या का निर्माण करना तथा उनका समाधान करने की योग्यता के लिए किस तरह का चिंतन जरूरी है। ऑप्शन थे आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, गणितीय चिंतन, या फिर एक और कोई सा था, वो फोर्थ मुझे याद नहीं आ रहा। तो राइट आंसर ज्यादातर बच्चों ने आलोचनात्मक चिंतन लगा दिया था, जबकि राइट आंसर क्या था? गणितीय चिंतन था। गणितीय चिंतन में समस्याओं का समाधान और समस्याओं का समाधान दोनों ही शामिल है। ठीक। विज्ञान का अध्यापन के लिए नई भूमिका ये होना चाहिए कि इसके आधार पर बच्चों में दैनिक अनुभूतियों की जांच करने, उनका विश्लेषण करने की योग्यता आ जानी चाहिए, यानी दैनिक अनुभूतियों को वो समझ सकें। पर्यावरण शिक्षा प्रत्येक विषय का भाग होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का पार्ट हो पर्यावरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में यह भी अनुशंसा की गई है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कमजोर वर्गों के परिप्रेक्ष्य में भी करना चाहिए, यानी कि हर तरह के वर्ग को उसमें शामिल करना है। इसमें लिंग, न्याय, जनजाति, दलित मामलों, अल्पसंख्यकों सबके प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक। कार्य और शिक्षा के बारे में डिस्कस करता है। कार्य क्या होता है? कार्य को ज्ञान के एक नए रूप, कार्य परिवर्तन के रूप में, सृजन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। मतलब कि कार्य को ज्ञान के एक नए रूप के रूप में देखो आप। ठीक है। तो कार्य और शिक्षा के बारे में बात की गई यहाँ पर। लर्निंग विदाउट बर्डन, इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। ऐसे मानसिक कौशल विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे मानसिक कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो उन्हें स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, तर्क करने, सहायता करने, जहां उपयुक्त तथा अनिवार्य हो असहमति दर्शाने का साहस कर सके। कुल मिलाकर किसका विकास? आलोचनात्मक चिंतन का विकास। आलोचनात्मक चिंतन, जिसे हम बोलेंगे क्या? क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना। भाई जहां पर चीजें गलत हो ना, तो वहां पे असहमति व्यक्त कर सकें कि यार मैं डिसएग्री हूं, ऐसा भी उनमें व्यक्तित्व, ऐसी भी विकास होना चाहिए। आलोचनात्मक यानी कि आलोचनात्मक चिंतन, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किस में हेल्प करता है? क्रिटिकल थिंकिंग अध्यापन सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को क्या बना देता है? सुगम बना देता है। प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या के लिए कुछ निहितार्थ दिए हैं कि एनसीईआरटी ने पुस्तक निर्माण की, सीसी लेकर आए, आईसीटी के बारे में बात की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाठ्यचर्या को संपादित करने की कुल अवधि 200 दिन की रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में।
DSSB में ही आ चुका है यहाँ से, और रीट में भी आ चुका है यहाँ से, तो कि कक्षा सेकंड तक कोई गृह कार्य नहीं, कक्षा थर्ड से 2 घंटे का गृह कार्य, माध्यमिक शिक्षा के लिए 1 घंटा प्रतिदिन यानी कि सप्ताह में 5 से 6 घंटे का गृह कार्य, और उच्च माध्यमिक शाला में 2 घंटे प्रतिदिन यानी कि 11 से 12 घंटे सप्ताह का गृह कार्य। ये होमवर्क वाला पॉइंट है, रट लेना इसको। और शिक्षक को 45 घंटे काम करने का अनुमति है, मतलब शिक्षा एक वीक में 45 घंटे काम करेगा, इसका भी उसमें प्रबंध किया गया है। ज्ञान के सृजन में अध्येताओं का सक्रिय सहभागिता यानी कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट हो ज्ञान में। अध्यापक की भूमिका कैसी हो, एक सुसाध्य के रूप में हो, सुसाध्यक के रूप में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। अध्यापक मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए, व्यवहारिक कामों का एकीकरण करने वाला होना चाहिए। क्लियर है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को स्कूली पद्धतियों के परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक उत्प्रेरक के रूप में देखता है। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 क्या है कि स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाना है। तो इसमें जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा है ना, टीचर को जो एजुकेशन दी जा रही है वो एक तरह से उत्प्रेरक का काम करेगी, लर्निंग को बेहतर बनाएगी और आगे बढ़ाएगी। अरे ये बात समझ में। पुस्तकों के नवीनीकरण की बात की गई, सामान्य मानक सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में एनसीएफ 2005 को लिया गया। तो एनसीएफ 2005 एक तरह से एक उपकरण है, एक साधन है जो कि गाइड कर रहा है कि आपको इस तरह से पाठ्यचर्याओं का निर्माण करना, इस तरह से एजुकेशन चलना, इस तरह से करिकुलम को चलाना है। क्लियर। तो ये होता है हमारा आज का 2nd यूनिट कंप्लीट। इसका ये समरी हो जाएगा, आप चाहो तो पीडीएफ के साथ समरी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 की शिक्षा क्या है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इससे रिलेटेड अनुच्छेद क्या क्या है, किस किस तरह का अधिनियम आए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं कमेंट। ठीक। पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको 2 जगह मिलेगा, एक तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का मिल जाएगा लिंक। और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्या ना, किस नाम से, NIOS समरी नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप ये पूरी समरी ये जो सारी वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। ठीक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।